नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, सीरिया, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। सबसे बड़ी खबर जो अभी की है, जो सुबह ब्रेक हुई, वो खबर यह है कि सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद जिंदा हैं, बिल्कुल सेफ हैं और अपनी फैमिली के साथ मॉस्को पहुंच गए हैं, जहां पर उनको पॉलिटिकल असाइलम दिया गया है, यानी वो पूरी तरह से ठीक ठाक है। अब तुरंत आपको एक खबर याद दिला दूं, फिर बाकी खबरों पे चलूंगा। राइटर अखबार आप जानते हैं, बड़ा अखबार है। राइटर्स में कल एक खबर छपी थी कि बशर अल असद मारे गए हैं और उसके बाद पूरा ट्विटर जो है भर गया था ऐसी खबरों से कि बशर अल असद का जो विमान है, जो जहाज है, उसका एक्सीडेंट हो गया है और उस एक्सीडेंट में वो मारे गए हैं। यह खबर अमेरिका के अखबार राइटर्स में छपती है और आप सोच रहे होंगे कि आखिर इनको यह खबर मिलती कैसे है। रशिया ने उनसे कहा है कि यह खबर अब तो कम से कम वापस ले लीजिए, जब हमने कंफर्म कर दिया है कि वो मॉस्को में जिंदा हैं और बिल्कुल सेफ हैं। आपको यह समझने के लिए एक और खबर देखनी पड़ेगी। यह खबर बताती है कि अमेरिका में बैठकर खबर लिखने का काम इजराइल के स्पाई करते हैं, यानी इजराइल के जो जासूस हैं वो वहां पर बैठकर खबरें प्लांट करवाते हैं। वो खबरें बाकायदा लिखते हैं अमेरिका के अखबारों के लिए। तो जितनी खबरें आपके पास आती हैं उनमें से कितनी सही होती हैं, कितनी इजरायली जासूसों द्वारा लिखी होती हैं, ये किसी को पता नहीं होता है। यही सारा कुछ खेल चल रहा है सीरिया में और बाकी सारी जगहों पर इन दिनों। बहुत सारी खबरें बहुत तरीकों से फैलाई जाती हैं, फिर घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा बीतते बीतते पता यह चलता है खबर झूठी है। और ये झूठी खबरें जानबूझकर फैलाई जाती हैं साइकोलॉजिकल वार के लिए। मेरी कोशिश यह होती है कि दुनिया भर के अखबारों के अलावा भी जो सोर्सेज हैं उनसे छानबीन कर मैं ऐसी खबरें आपके पास ले आऊं जो बाद में झूठी साबित ना हो। खैर, अभी की एक और बड़ी खबर यह है कि हूथी ने इजराइल के ऊपर हमला किया है। अभी अभी जब मैं ये शूट करने आ रहा था तो यह खबर ब्रेक हुई और बताया यह जा रहा है कि यावने नाम की जगह पर यह हमला हुआ है और यह हमला एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे हुआ है। ड्रोन अटैक हुआ था, रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे अटैक हुआ है। इजरायली अखबार जो है वह हस्बे मामूल यही कह रहे हैं किसी को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग में यह ड्रोन गिरा है तो यह बहुत मुश्किल बात होगी कि किसी का नुकसान ना हो। यानी एक बात बहुत क्लियर है कि बाकी सब खामोश होकर भले बैठ जाएं, लेकिन हूथी अपना हमला लगातार जारी रखे हुए हैं। इसीलिए इजराइल की जो अगली प्लानिंग है वो यमन के ऊपर बॉम्बिंग की है। वो कब करता है, कैसे करता है, ये देखना होगा और उसके असरात क्या होते हैं ये भी देखना होगा। अब जबकि इजराइल को यह लग रहा है कि रेजिस्टेंस कमजोर हो गया है तो बहुत मुमकिन है कि वो सीधे यमन पर हमला करने की कोशिश करे। हालांकि यमन के ऊपर जो हमला है वो अमेरिका भी कर चुका है, ब्रिटेन भी कर चुका है और इन सब के बावजूद हूथी जो हैं वो अपने हमले लगातार जारी रखे हुए हैं। इसके अलावा सदर्न लेबनान में, साउथ लेबनान में, जिसकी सीमा मिलती है इजराइल के साथ, वहां से एक माइन विस्फोट का मामला सामने आ रहा है। माइन के विस्फोट की बात बताई जा रही है और यह ईरान की जो अपनी न्यूज एजेंसी है, गवर्नमेंट न्यूज एजेंसी है जो इरना, उसमें यह खबर छपी है कि वहां पर माइन का विस्फोट हुआ है जिसमें एक सैनिक आईडीएफ का मारा गया है और इसके अलावा 8 लोग और घायल हुए हैं। यानी एक बात बहुत साफ है कि लड़ाइयां जो लग रहा है खत्म हो गई हैं, ना तो सीरिया के अंदर लड़ाइयां खत्म हुई हैं और ना ही सीरिया के बाहर लड़ाइयां खत्म हुई हैं। आप जानते हैं इजराइल बार बार जो शर्तें तय हुई थी सीज फायर की उनको पार कर रहा है, उनको नहीं मान रहा है और इसी वजह से लेबनान के बॉर्डर पर यह आशंका बनी हुई है कि कभी भी लड़ाई शुरू हो जाए। अभी तक हिजबुल्लाह ने कंट्रोल करके रखा है, 1 या 2 हमले बस उन्होंने किए हैं, लेकिन आगे अगर लगातार हमला होता है तो यह लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है। सीरिया की जहां तक मैं आपको बताऊं, ये मैप अल जजीरा ने पेश किया है। ये मैप आप देख पा रहे होंगे कि इस समय सीरिया की क्या हालत है। इसमें जो येलो कलर से एरिया दिखाया जा रहा है, पीला एरिया दिखाया जा रहा है, वहां पर कुर्दिश फोर्सेस का कब्जा है। कुर्दिश फोर्सेस को आप जानते हैं अमेरिका सपोर्ट करता है। जो ग्रीन इलाका दिखाया जा रहा है वहां एसटीएस का कब्जा है जिसने असद को गद्दी से हटाया है। एक छोटा सा इलाका ऐसा भी है लाल रंग से जो आपको दिख रहा है जहां अभी भी गवर्नमेंट का कब्जा है। असद भले वहां पर नहीं है लेकिन उनकी सरकार का कब्जा है।
जो ब्लैक इलाका दिखाया जा रहा है वो इलाका आईएसआईएस का सीधे है। एसटीएस आईएसआईएस से टूट के बना है, लेकिन आईएसआईएस का जो ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका कब्जा है ब्लैक वाले इलाके में, और जो ब्लू इलाका आपको दिख रहा है गोलानी हाइट्स और उसके आसपास का, वहां इजराइल का कब्जा है। और इजराइल अपना कब्जा बढ़ाने की कोशिश लगातार कर रहा है। ऐसा वो बफर जोन के नाम पर करता है। पहले उसने गोलानी हाइट्स पे कब्जा किया और कहा कि यह हमारा बफर जोन है ताकि सीरिया हम पर हमला ना कर सके। अब गोलानी हाइट्स के लिए उसने हरमन पे कब्जा कर लिया है और कह रहा है कि वो उसका बफर जोन है, यानी गाजा से डबल इलाका वो सीरिया में कब्जा कर चुका है इन नए रिवोल्यूशनरीज के आने के बाद। यही नहीं, इजराइल लगातार कह रहा है कि हम जो उनके हथियार हैं, जो केमिकल हथियार और बाकी सब हैं, उनको खत्म करेंगे। इसीलिए लगातार गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे हमला हो रहा है, आर्मी एयर बेसिस पे हमला हो रहा है। और असद के खिलाफ जो ये एसटीएस के लोग इतना चिल्ला रहे थे, इतना चीख रहे थे, इतनी ताकत दिखा रहे थे, वो इजराइल को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ मिलजुल के हो रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीरिया के अंदर जब इतनी तरह की फोर्सेस हैं, और इसमें मैं जोड़ दूं कि जो ब्लैक वाला इलाका आपको दिख रहा था जो आईएसआईएस के कब्जे में है, वहां पर अमेरिका ने अचानक बमबारी शुरू कर दी है। कल तक वो आईएसआईएस के इलाकों पर कोई बमबारी नहीं कर रहा था, लेकिन बशर अल असद के जाने के बाद अब वो आईएसआईएस के इलाकों पर बमबारी कर रहा है। ये भी क्या दोहरापन है, इसको समझना चाहिए। एक तरफ आईएसआईएस से टूट के बने एसटीएस को वो पूरा सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ आईएसआईएस के ऊपर हमला कर रहा है। उसका इरादा क्या है ये आप आसानी से समझ सकते हैं। ये जो दोहरापन है, ऐसा लगता है अमेरिकन कैरेक्टर में है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें ऊपर की तस्वीर तब की है जब ईरान के प्रेसिडेंट का इंटरव्यू होना था सीएनएन पर, और वहां उन्होंने कहा कि जो मोहतरिमा मेरा इंटरव्यू ले रही हैं वो प्लीज अपना सर ढक लें, स्कार्फ पहन लें। और उस महिला ने मना कर दिया कि मैं स्कार्फ नहीं पहनूंगी। सीएनएन ने मना कर दिया कि हम आपके लिए यह अलग से व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट उठकर चले गए कि मैं बिना हिजाब वाली महिला के सामने बैठकर इंटरव्यू नहीं दे सकता। अब कौन सही है कौन गलत है, प्रेसिडेंट का ये लॉजिक सही है या नहीं है, इस पर 100 बातें हो सकती हैं, उस पर कभी अलग से बात कर लेंगे। लेकिन उसके नीचे जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीर है एसटीएस के कमांडर की, जिसकी लीडरशिप में बशर अल असद को हटाया गया है, जो एक्स आईएसआईएस का मेंबर है। कल मैंने आपको डिटेल में उसके बारे में बताया था। उसका इंटरव्यू करने के लिए ये जो मोहतरिमा है बाकायदा दुपट्टा पहनकर आती हैं, ये दूसरी मोहतरिमा है। लेकिन उसी सीएनएन की जो एक पत्रकार है वो सिर पे दुपट्टा लगा के, आप हिजाब कहना चाहें, दुपट्टा कहना चाहें, स्कार्फ कहना चाहें, सर ढक कर इंटरव्यू करती हैं उस बंदे का जो बंदा अमेरिका में आतंकवादी घोषित है। यानी ईरान के प्राइम मिनिस्टर के लिए समझौता नहीं किया जा सकता था, लेकिन एसटीएस के कमांडर के लिए जो अमेरिका में आतंकवादी घोषित है उसके लिए समझौता ये करते हैं, और सिर पर दुपट्टा डाल के मोहतरिमा उनका इंटरव्यू करती हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना दोहरा मापदंड है, कितने डबल स्टैंडर्ड्स हैं अमेरिका के। तो खैर, अमेरिका सीरिया में पहले ट्रंप ने कहा कि हमें वहां कोई रोल नहीं निभाना चाहिए, लेकिन कल बाइडेन का बयान यह आता है कि बशर अल असद के हटने के बाद हम सीरिया को मदद करेंगे, फाइनेंशियल मदद भी करेंगे, बाकी सब भी करेंगे। जाहिर सी बात है कि जब आपके ही लोग कुर्सी पे बैठे हैं तो आप मदद जरूर करेंगे। हां, जो ये बात कहा जा रहा है कि पीसफुल ट्रांजिशन हो जाएगा, तो मजेदार बात यह है कि बशर अल असद ने किसी तरह की हिंसा तो इस बार नहीं की, उनकी आर्मी तो बिना लड़े ही बाहर निकल गई। लेकिन कब्जा हो जाने के बाद जो वहां बाकी फोर्सेस हैं उनके बीच लड़ाई चल रही है। मैंने आपको बताया कि इजराइल अपना हमला कर रहा है, अमेरिका आईएसआईएस पे हमला कर रहा है, एसटीएस और कुर्द के बीच में लड़ाई हो रही है। और यह जानिए कि वहां उतनी ही शांति स्थापित होगी जितनी सद्दाम हुसैन के मरने के बाद इराक में हुई, या फिर गद्दाफी की हत्या के बाद लीबिया में हुई। वैसे गद्दाफी के नाम पर एक वीडियो मुझे याद आया, उनका एक बयान याद आया जो कल से ट्विटर पर वायरल हो रहा है। यह बयान है एक मीटिंग का जिसमें सारे अरब लीडर्स बैठे हुए हैं। वहां गद्दाफी ये सवाल उठाते हैं कि आखिर सद्दाम हुसैन की जो हत्या हुई है उसकी जांच क्यों नहीं हो रही। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि जो कोर्ट वगैरह बिठाई गई थी जिसमें सारे अमेरिका के सपोर्टर्स थे, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही।
और वो ये कह रहे हैं कि आज सद्दाम हुसैन मारा गया है, कल हम में से किसी की भी बारी हो सकती है, आपकी भी बारी हो सकती है। ये बयान सुनकर बशर अल असद उस समय ठहाके लगा रहे थे और भी लोग हंस रहे थे। इस बयान के कुछ दिन बाद ही गद्दाफी की हत्या हुई और अब 10 साल बीते हैं, बशर अल असद को भी भागना पड़ा। अगर वो नहीं भागे होते तो शायद उनका भी वही हाल होता जो सद्दाम हुसैन का हुआ या फिर कर्नल गद्दाफी का हुआ। तो गद्दाफी जो उस समय कह रहे थे वो अरब के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा था कि आज अमेरिका के खिलाफ आप हुए तो बशर अल असद को मार दिया, गद्दाफी को मार दिया, सद्दाम हुसैन को मार दिया, बशर अल असद को मारा नहीं है, उनको देश छोड़ने पे मजबूर किया है। कल जो भी लीडर बड़ा बनने की कोशिश करेगा अरबों में से और इजराइल जिससे नाराज हो जाएगा, अमेरिका उसको भी रास्ते से हटा देगा। लेकिन अक्सर अरब नेताओं को यह सब समझ में नहीं आता है। टर्की के नेता की मैं बात कर लूं, अर्दोगान साहब इस समय बहुत हिट हैं। अर्दोगान साहब को बड़ा पावर माना जा रहा है। कल अर्दोगान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि अब दुनिया में 2 ही वर्ल्ड लीडर बचे हैं, मैं और पुतिन। यानी उनका कहना है कि बाकी सारे जो बड़े लीडर्स थे, वो गद्दाफी, सद्दाम हुसैन वगैरह की बात कर रहे होंगे और भी लोगों की बात कर रहे होंगे, वो सारे लोग हटा दिए गए रास्ते से। दुनिया में अब 2 ही मजबूत लीडर बचे हुए हैं, पुतिन और मैं। ये जो अहंकार है अक्सर आ जाता है। 22 साल से टर्की की गद्दी पर बैठे हुए हैं और पुराने ऑटोमन साम्राज्य को जिंदा करने का ख्वाब भी देखते हैं, तो ये घमंड आ जाना बड़ा आसान है कि मैं बहुत बड़ा वर्ल्ड लीडर हूं। शायद उनको ये पता है और अच्छी तरह से वो जानते ही हैं कि जो कुछ वो कर पाए सीरिया में, वो इसलिए कर पाए क्योंकि अमेरिका ने सपोर्ट किया। अगर अमेरिका ने सपोर्ट नहीं किया होता तो उनके लड़ाके 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते। उनका खेल ही यही है कि बात कुछ और करते हैं, करते कुछ और हैं। इजराइल से भी दोस्ती निभाते हैं, अमेरिका से भी निभाते हैं, रशिया से भी निभाते हैं, लेकिन इस बात के कुछ मानी और हैं जिनको समझना चाहिए। फिर मैं दूसरी बातों पर आऊंगा। अर्दोगान जब सिर्फ पुतिन की बात करते हैं तो वो इशारा ये करते हैं कि जो कुछ सीरिया में हुआ वो पहले से पुतिन को पता था, यानी टर्की ने जो कुछ किया उसमें पुतिन की सहमति थी। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि बशर अल असद के लिए शुरुआत में तो रशिया ने लड़ाई लड़ी। जब एलेप्पो में आई थी एसटीएस की आर्मी, तब उसने आसमान से फायरिंग वगैरह की थी, एसटीएस के काफी लोग मारे गए थे। लेकिन बाद में जब बशर अल असद की सेना ने लड़ने से ही मना कर दिया, लड़ी ही नहीं, अपने ड्रेसेस उतार कर जमीन पर रख दिए, हथियार रख दिए और आम लोगों में घुल मिल गई, तब रशिया के लिए भी वहां मदद करने का कोई खास मानी नहीं रह गया। तो यह हो सकता है कि रशिया ने यह रास्ता निकाला हो कि टर्की से कहा हो कि बशर अल असद को कोई नुकसान न पहुंचाओ, उसको हम अपने यहां ले जा रहे हैं, और लंबी लड़ाई लड़ने या कोई खून खराबा करने की जगह शांति से सीरिया में सरकार बदल जाने में मदद की हो। वैसे एक टर्की के एक बड़े विद्वान का कल इंटरव्यू में देख रहा था और वो कह रहे थे कि अगली बारी टर्की की है। यानी सारे बड़े लीडर्स को, जो मजबूत लीडर्स थे अरब देशों के, उनको एक एक करके अमेरिका हटा चुका है। अब अगला नंबर जो है वो अर्दोगान का है। अब ये सही होता है या गलत होता है ये तो वक्त ही बताएगा। रशिया और ईरान पे लौटे तो 2 बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। रशिया ने कहा है कि अभी जो सत्ता में आए हैं यानी एसटीएस के लोग, उन्होंने गारंटी दी है कि रशियन बेसेस को और रशियन दूतावास को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। खबर यह भी आ रही है कि रशिया बाकी सारे जो अपने बेसेस हैं उनको खाली कर रहा है और खामेमेन के एयर बेस पर ही अपने आप को लिमिट कर रहा है। यानी अपनी सारी ताकत जो रखेगा वो सिर्फ एक एयर बेस पे रखेगा। इसका मतलब यह है कि सीरिया के पॉलिटिकल सीन से रशिया गायब नहीं होने जा रहा है, अभी भी रशिया का बेस वहां पर रहेगा। दूसरी खबर ईरान के मुतल्लिक है। ईरान ने भी यह कहा है कि जो एचटीएस आया है सत्ता में, उसने हमें गारंटी दी है कि हमारी जो मसाजिद हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और हमारा जो दूतावास है उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। यह एक बड़ी खबर है। अगर ईरान का दूतावास वहां पर है
और ईरान का दूतावास, ईरान की एम्बेसी वहां पर पहले की तरह ही फंक्शन करती है, तो जो लोगों को लग रहा था कि एक्सेस पूरी तरह से खत्म हो गया, वो पूरी तरह से सही साबित नहीं होगा। कल ये खबर आई थी कि ईरान की एम्बेसी पर कुछ लोगों ने हमला किया, लेकिन पता यह चला कि ये एसटीएस के लोग नहीं थे। वहां लूटमार मची हुई है, असद के महल में घुसे हैं लोग, असद के भाई के महल में घुसे हैं लोग, बैंक लूटा गया है। यह सब होता है, जब अराजकता होती है तो यह सब होता है। इसी क्रम में शायद ईरानी एम्बेसी को लूटने का मामला बना होगा, लेकिन एसटीएस ने ईरानी एम्बेसी को खत्म करने की बात नहीं की है, यानी ईरान के साथ भी एसटीएस रिश्ता बनाए रखेगा। दरअसल एसटीएस क्या करेगा यह किसी को नहीं पता है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एसटीएस का कोई कमांडर है और वो ये कह रहा है कि सीरिया को जीतने के बाद हमारा जो अगला मकाम होगा वो अल कुद्स होगा। अल कुद्स यानी जेरूसलम। तो यह भी मुमकिन है। तो यह आप मान लीजिए कि अगर एसटीएस का बंदा कह रहा है वो इजराइल के ऊपर हमला करेगा, उधर एसटीएस को यह कहा जा रहा है कि एसटीएस को लाने में इजराइल ने भी मदद की है। एक आर्टिकल छपा है वाशिंगटन पोस्ट में जो कहता यह है कि एसटीएस को थैंकफुल होना चाहिए, इनफैक्ट सीरिया को थैंकफुल होना चाहिए इजराइल का कि उन्होंने बशर अल असद से मुक्ति दिलाई। अब यह मुक्ति जो है वो सीरिया के लिए कितनी बेहतर होगी या कितनी बदतर होगी, यह तो वक्त बताएगा। वक्त बताएगा कि इराक और लीबिया, जहां सद्दाम और फिर उसके बाद गद्दाफी के मरने के बाद लोग सड़कों पर आकर खुशी मना रहे थे, और आज बुरा हाल है वहां का। लोग याद करते हैं कि काश सद्दाम और गद्दाफी ना मरे होते तो हमारी जिंदगी ज्यादा बेहतर होगी। वही कल सीरिया में भी तो नहीं होगा। सीरिया से भी खुशी मनाते हुए लोग मिले, लेकिन ऐसा ना हो कि साल 2 साल 4 साल में सीरिया का वो हाल हो जाए कि लोग याद करें कि बशर अल असद का वक्त इससे बहुत बेहतर था। ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि जिस तरह के लड़ाके सीरिया में आए हुए हैं वो क्या करेंगे, कहां जाएंगे, ये अभी तक कह पाना बहुत मुश्किल है। आगे जैसे अपडेट्स होंगी उनको फॉलो किया जाएगा और अपने नतीजे निकाले जाएंगे। उधर ईरान से खबर आई है कि खामनेई साहब बुधवार को अपना स्टेटमेंट देंगे। आने वाले बुधवार को उनका स्टेटमेंट आएगा। क्या स्टेटमेंट देते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ईरान बार बार कह रहा है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस खत्म नहीं हुआ है, रेजिस्टेंस जारी रहेगा। और मैंने आपको बताया कि ईरान का जो एम्बेसी है, ईरान की जो एम्बेसी है, दूतावास है, वो भी बनी रहेगी। और इधर बयान ये आ रहा है, इजराइल में एक एक्स आईडीएफ ऑफिसर है, उनका कहना है कि इजराइल को अमेरिका से कहना चाहिए कि वो उसकी मदद करे और ईरान में जो न्यूक्लियर पावर की जगह हैं उन पे बम गिरा दे। यानी अभी भी इजराइल खुद ईरान पे हमला करके बम गिराने की स्थिति में नहीं है, उसको अमेरिका की मदद चाहिए। और अमेरिका ये मदद करेगा कि नहीं करेगा हम नहीं जानते हैं। ट्रंप के आने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा फिलहाल हम नहीं जानते हैं। तो वहां पर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस किस तरह से फंक्शन करेगा, नए सीरिया का जो लीडरशिप होगी, हुक्मरान होंगे, वो किस तरफ खड़े होंगे, वो अफगानिस्तान की तरह कट्टर वहां पर गवर्नमेंट बनाएंगे या फिर वहां पर थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, वो पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल की गोद में बैठ जाएंगे या फिर वो ईरान और रशिया के साथ भी अपनी डिप्लोमेसी बना के रखेंगे। इन सब बातों पे डिपेंड होगा कि आगे का मामला क्या होना है। अभी इतना कहा जा सकता है कि एसटीएस के साथ रशिया और ईरान दोनों फिलहाल टच में हैं और दोनों से यह कहा गया है कि आपकी एम्बेसी और आपके बेसेज सेफ रहेंगे, उनसे हमारी दुश्मनी नहीं है। तो आगे क्या होगा यह बेहद इंटरेस्टिंग होगा। आने वाले महीने 2 महीने में यह समझ में आएगा कि यह जो नई लीडरशिप है एग्जैक्टली क्या करने वाली है। उधर दूसरी जो खबर है वो हमास के मुतल्लिक है। खबर यह आ रही है कि हमास ने एक लिस्ट सौंपी है कि कौन से अगवा किए हुए लोग जिंदा हैं जिनको अगर सीज फायर होता है तो वो इजराइल को सौंप सकता है। एक और बयान हमास का आया है जिसमें कहा यह जा रहा है कि कैरो में सीज फायर के लिए बातचीत हुई है और वो काफी सक्सेसफुल रही है। अब यह सीज फायर का मामला आगे बढ़ता हुआ दिख तो रहा है, लेकिन कहां तक बढ़ता है, कितनी दूर तक जाता है, यह सब देखने वाला होगा। देखिए मैं एक बात आपको बहुत साफ साफ बता दूं, किसी भी चीज से सब कुछ ना खत्म हो जाता है ना सब कुछ शुरू हो जाता है। जंग जब लंबी चलती हैं, और अरब देशों की जो जंग है वो तो बहुत लंबी है, वो तो चलती ही चली जा रही है। अगर सीरिया का ही आप देखें तो 2012 से ही वहां गृहयुद्ध जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। तो जब इस तरह की जंग चलती है तो कभी नुकसान होता है, कभी फायदा होता है, कभी आप 2 कदम पीछे जाते हैं, कभी 2 कदम आगे जाते हैं। ये सारी चीजें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल हिस्ट्री आपको बताती है।
ये एक लंबी जंग चल रही है। आने वाले 6 महीने, साल भर में क्या होने वाला है, ये कोई नहीं जानता। बहुत खुश होकर कह देना कि इजराइल जीत गया या बहुत दुखी होकर कह देना कि ईरान हार गया, ये जनरलाइजेशन है जिसका इतनी लंबी जंग में कोई खास मतलब नहीं होता है। ईरान भी एक पुराना मुल्क है, ईरान की अपनी इंटेलिजेंस है। अभी कल की खबर है कि इजराइल का एक बंदा ईरान के अंदर जासूसी करता हुआ पकड़ा गया है, तो उसकी अपनी इंटेलिजेंस है, इजराइल की अपनी इंटेलिजेंस है, अमेरिका की अपनी पॉलिटिक्स है, रशिया की अपनी पॉलिटिक्स है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर आदमी अपने घर को सबसे पहले मजबूत करता है, फिर किसी की मदद करता है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलाकर कहां पहुंचेंगे, क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। तब तक इंतजार करते हैं, जैसे जैसे जो डेवलपमेंट होंगे वो मैं आपको अपडेट तो करता ही रहूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।